हाँ जी, तो आई थिंक ऑलमोस्ट आफ्टर अ गैप ऑफ 1 month वी आर मीटिंग अगेन पर्सनली, ठीक है। और इस 1 महीने में आपकी ऑनलाइन जो पढ़ाई हुई उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने तो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, अटेंटिव भी रहे, लेकिन मुझे तो दुख है कि बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो वहाँ पर नाम तो उनका दिखाई देता था, न चेहरे दिखाई दिए, न उनसे कोई बातचीत हुई। तो मुझे लगता था कि हम बहुत ही यूज़लेस एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दिक्कत ये है कि अगर आप खुद न पढ़ना चाहें तो कोई दुनिया की ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती। आप कितने ही प्रयास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आप नहीं कर सकते। तो आज से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ है। कल तो फिर ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा क्योंकि ट्यूसडे का प्रॉब्लम है। मैं आपको पिछले क्लासेस में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है, या इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजनीति से संबंधित भिन्न भिन्न विषयों को लेता रहा हूँ। अलग अलग टॉपिक्स मैंने किए हैं और आज हम इसमें करेंगे लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन। अब तक हमने केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की शासन व्यवस्था को देखा, संसद को देखा, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति हैं, ये सब केंद्रीय स्तर पर हैं। प्रांतीय स्तर पर भी, सूबे के स्तर पर भी हमने राज्यों के विधानमंडलों को, राज्यों के राज्यपाल को, राज्यों के मंत्रिमंडल को और राज्यों की न्याय प्रणाली को हमने देखा। आज हम उससे भी नीचे सबसे ग्रास रूट लेवल पर हम आ रहे हैं, स्थानीय स्तर पर, लोकल। तो जहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, ये कोई नई चीज़ नहीं है भारत में। हम अगर इतिहास पर नज़र डालें तो भारत में स्थानीय स्वशासन बहुत पुरानी चीज़ है। आपको जो है प्राचीन काल में भी इसके उदाहरण मिल जाएंगे। और ये एक, जहाँ तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, इसको आप इस तरह भी समझ लीजिए कि लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आम आदमी, कॉमन मैन, ठीक है। और कॉमन मैन जो है उसके नज़दीक, जितना नज़दीक प्रशासन होएगा उतना ही ज़्यादा जो है वो लोकतंत्र सफल होगा, लोकतंत्र जो है वो उतना ही बढ़िया सुदृढ़ होगा। और कॉमन मैन आपको कहाँ मिलेगा? गांव में, देहात में, शहरों में, कस्बों में, बस्तियों में कॉमनवेल्थ वहाँ मिलेगा। तो कॉमन मैन जो है उसका, आपने एक बार चुनाव हुए, प्रतिनिधि चुन गए, सरकार बन गई, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर शासन चल रहा है, चुनाव हुए, इसी तरीके से अभी चुनाव होने वाले हैं, अभी आप उस प्रोसेस में हैं। आपके राज्य में विधानमंडल का चुनाव होगा, सरकार बन जाएगी, चलने लगेगा। लेकिन आम लोगों का जो डे टू डे लाइफ है, दिन प्रतिदिन का जो जीवन है, और जिस उस डे टू डे लाइफ की जो आपकी जो समस्याएं हैं, उनसे निपटने के लिए आप रोज लखनऊ नहीं भाग सकते, रोज दिल्ली नहीं भाग सकते, वो आपके लोकल लेवल पर ही सॉल्व होंगे। उनके लिए आपको जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि हर एक की समस्या जो है आपकी सरकार सुन लेगी या उसका निराकरण हो जाए। इसलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक बहुत ही बुनियादी चीज़ है, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा, एक क्या नाम है, अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ी उत्सव है, यूँ कह लीजिए। और ये एक तरह का पैमाना भी है कि लोकल गवर्नमेंट है और वो कितनी इफिशिएंट है, कितने बढ़िया तरीके से काम कर रही है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब लोकतंत्र जो है उसको हम ग्रास रूट लेवल पर
यानी लोकतंत्र को जो सबसे निचले स्तर पर हमें इसी स्थानीय शासन में दर्शन होते हैं। तो हमारे देश में, मैंने आपसे कहा, प्राचीन काल से ही ये व्यवस्था है। हमारे देश में लोकतांत्रिक सोच जो है, दुनिया में जब लोकतंत्र की चर्चा हुई, दुनिया में जब लोकतंत्र बने, उससे बहुत पहले हम लोगों ने लोकतंत्र को अपनाया था इस देश ने। आप चाणक्य को अगर पढ़ें, कौटिल्य को, तो उसने जो है बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन किया है कि कैसे गांव और देहात और शहरों में जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की जाती है, उसके क्या अंग हैं, उसका किस तरह से संचालन होता है और कैसे जो है वो आगे बढ़ती है। हमारे यहाँ एक गणराज्य, हमारे यहाँ तो गणराज्य हुआ करते थे, और लिच्छवी गणराज्य जो बिहार में था वो बड़ा मशहूर है इस बात के लिए कि वहाँ पर जो है लोकतंत्र सबसे निचले स्तर पर, वहाँ पर उसका एक्सपेरिमेंट जो है दुनिया में सबसे पहले हुआ था, वर्ल्ड लिच्छवीज में। इस तरह से हमारे यहाँ चलता रहा। एक और बात है कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ग्राम स्वराज्य, एक शब्द है ग्राम स्वराज्य, विलेज ऑटोनॉमी, ये चीज जो है हमारे देश में बहुत अच्छी तरह से लागू थी। गांधी जी ग्राम स्वराज्य के बारे में बहुत चर्चा करते थे, और गांव जो है उनका कहना था कि हमारी जो ताकत है वो गांव से आती है, और गांव जो है हमारे देश में सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस हुआ करते थे। बहुत लंबे समय तक होता क्या था कि साम्राज्य बनते थे, बिगड़ते थे, वंश आते थे, चले जाते थे, लेकिन गांव का रूप वही रहता था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता था। हर गांव अपने आप में स्वावलंबी था, वो अपनी जरूरत की सारी चीजें लोकल लेवल पर पैदा करते थे, उत्पादन करते थे या उसका निर्माण करते थे, और उन चीजों को वो खुद ही उपयोग करते थे। उन्हें कहीं से बाहर से न किसी चीज को लेना था, न कहीं कुछ देना था। तो इस तरह से सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस का जो सिस्टम है, ये अंग्रेजों से पहले इस देश में हजारों साल तक लागू रहा। इकोनॉमी भी उसी तरीके से चलती रही। ठीक है कि जो दरबार होते थे राजा महाराजाओं के, उनके यहाँ मुद्रा भी चलती थी, उनके यहाँ जो है उनका सिस्टम अलग था, लेकिन गांव के अंदर कोई मुद्रा नहीं चलती थी। देयर वॉज नो करेंसी, इट वॉज सिंपली ए बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ द गुड्स। ठीक है, मुझे इस चीज की जरूरत है, आपको इस चीज की जरूरत है, आप ये ले लीजिए, मुझे ये दे दीजिए। सो देयर इज नो करेंसी, कोई मुद्रा नहीं, कोई पैसा नहीं है। तो ये बार्टर सिस्टम जो है हमारे यहां एस्टेब्लिश था, और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज एब्सेंट। खेती की उपज को बेचना, खरीदना, ये तो अकल्पनीय था। ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी जरूरत का खुद पैदा कर रहे हैं और उसका उपभोग भी कर रहे हैं। विलेज वाज ए यूनिट, इकाई है, और आप अपनी जरूरत का सारा पैदा कर रहे हैं, तो आपको न किसी को देना, न किसी से लेना। फिर न कोई ट्रेड है, न कॉमर्स है, न कोई ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है ये विलेज सिस्टम था, और ये एक परफेक्ट लोकतंत्र का उदाहरण था। अंग्रेजों ने इसी सिस्टम को खत्म किया। अंग्रेज वर द फर्स्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देता है, जो आज हमारे पास है, वो मोर और लेस अंग्रेजों की देन है, चाहे वो शहरों में हो या गांव में हो आज की तारीख में। लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में स्थिति ये थी, विलेज रिपब्लिक्स कहलाते थे ये हुआ करते थे। अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को ही तोड़ा।
उन्होंने गांव की इस ऑटोनॉमी को, इस स्वावलंबन को खत्म किया। पहले लोग थे, मुगलों ने नहीं किया, उससे पहले जितने भी आक्रांता इस देश में आए, उन्होंने किसी ने नहीं छेड़ा गांव को, लेकिन अंग्रेजों ने छेड़ा पहले। उन्होंने खेती बाड़ी का न केवल वाणिज्यीकरण किया, बल्कि उन्होंने जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चालू किया, करेंसी इंट्रोड्यूस करी, तमाम तरह के जो है इस तरह की चीजें लाए, जिससे विलेज का वो जो स्ट्रक्चर था, सेल्फ सफिशिएंट स्ट्रक्चर, वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया। जमीन खरीदने बेचने का हमारे यहां कंसेप्ट ही नहीं था, कोई खरीदता नहीं था, कोई बेचता नहीं था, गांव की जमीन होती थी बस, सबकी थी। जो खेती कर रहा है, जो जोत रहा है, बो रहा है, वो उसका उपभोग कर रहा है। तो ये विचार ही नहीं था कि जमीन खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है। ये अंग्रेजों की देन है। तो ऐसा जो है हमारा लोकल सिस्टम हमारा हुआ करता था, और फिर अंग्रेजों ने ये सिस्टम लागू किया। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये दो तरह का होता है। एक तो शहरों में अलग है, जहां निकाय होते हैं, निगम होते हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, और गांव हैं। गांव में आज हमारे यहाँ पंचायत व्यवस्था लागू है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, ठीक है। अंग्रेजों के समय गांव में उस समय पंचायत व्यवस्था अंग्रेजों ने लागू नहीं करी थी कभी भी। ये तो हमने आज़ादी के बाद 1959 में पंचायत व्यवस्था इस देश में लागू की गई है। बलवंतराय मेहता कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर भारत में राजस्थान में सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, अक्टूबर 1959 में। तो लोग माने कहने में ये जो है भारत में इसको कहते हैं लोकल। जब अंग्रेज थे उस समय इसका नाम था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन कहलाता था कभी। बाद में हमने अब आज़ादी के बाद इसका नाम कर दिया है लोकल गवर्नमेंट। सेल्फ हट गया, इसमें स्थानीय शासन रह गया। अमेरिका में इसे कहते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इसी का नाम म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रांस में इसी का नाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। हम लोकल गवर्नमेंट कह रहे हैं, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का इसका नामकरण है। अब आ जाइए आप, क्या नाम है, ये जो आपका लोकल, ये जो गवर्नमेंट, इससे फ़ायदे क्या हैं, इसके जो हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या फ़ायदे हैं। देखिए, इससे सबसे बड़ी बात क्या होती है कि लोकतंत्र तो इससे हम जो है उसे लागू कर ही रहे हैं, और लोकतंत्र की तो ये बहुत बड़ी ये उदाहरण है लोकल सिस्टम। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि टैलेंटेड हैं, करना चाहते हैं, लेकिन सबको केंद्रीय शासन में या प्रांतीय शासन में सबको स्थान नहीं मिल पाता। एवरीबडी इज नॉट सो लकी या इज नॉट सो happen to get the chance to become MP or MLA or become a part of the government. तो कुछ लोगों को जो कि टैलेंटेड हैं, जो होनहार हैं, कर्मठ हैं, या क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव को मेहनत करने वाले हैं, उनको आप लोकल लेवल पर एडजस्ट कर सकते हो। उसमें उनकी सेवाएं आपको लोकल लेवल पर मिल सकती हैं। ये थर्ड लेवल है, ठीक है। एक तो फायदा इसका ये है। दूसरा ये है कि लोगों को इस तरह की जो व्यवस्था लागू की जाती है, क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक सिद्धांत अपनाया जाता है, इनके भी चुनाव होते हैं। पंचायत का चुनाव अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे होता है। ऐसे ही नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के भी चुनाव होते हैं। इनके जो सदस्य होते हैं उन्हें पार्षद कहते हैं, ठीक है। और पार्षद के लिए वार्ड्स बनाए जाते हैं, ठीक है, वहां से वो लोग चुनकर आते हैं। तो माइंड इट, दे आर नॉट गवर्नमेंट अपॉइंटीज, सरकार के नुमाइंदे नहीं है वो, बल्कि वो आपके चुने हुए प्रतिनिधि हैं।
ठीक है। अब आप क्योंकि सहारनपुर में रहते हो और सहारनपुर जो है वो एक कमिश्नरी टाउन है, ठीक है, इसलिए यहां पर जो नगर पालिका है उसको हम महानगर पालिका कहते हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम। और इसका जो अध्यक्ष है उसे कहते हैं महापौर, ठीक है। नगर निगम अध्यक्ष के लिए जो पद है उसे महापौर कहा जाता है। और जब इसका चुनाव होता है म्युनिसिपैलिटी का, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, तो इसमें आप एक नहीं बल्कि 2 वोट देते हैं। एक तो अपने वार्ड के पार्षद के लिए जो भी खड़े हुए हैं आपके वार्ड में, और एक आप देते हैं महापौर के लिए। यानी महापौर का इलेक्शन भी डायरेक्ट है। यह भी हो सकता था कि पार्षद जो चुने जाते, फिर वो चुनने के बाद वो जो है वोट देते और तब उससे क्या नाम है, महापौर चुना जाता, मेयर चुना जाता। लेकिन ऐसा इसलिए किया गया है कि मेयर का जो पद है वो जनता के करीब हो, जो पब्लिक पसंद करे वही मेयर बने। ये नहीं कि जुगाड़ से फिर आप जो पार्षदों में से आप खरीद फरोख्त करें और उसको इनडायरेक्टली चुन लें, बैकडोर से नहीं होना चाहिए मेयर। इसलिए ये व्यवस्था की गई है, मेयर शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड, ठीक है। ये तो आपके सहारनपुर की स्थिति है। अब ये जो नगर पालिकाएं हैं ये भी कई तरह की होती है। मैंने आपसे बताया कि जो निगम क्षेत्र हैं, जो कि आपके कमिश्नरी टाउन्स हैं, उन सब में कितने हैं उत्तर प्रदेश में निगम, कितने कमिश्नरी हैं? हाउ मेनी कमिश्नरीज आर देयर इन यूपी एट प्रेजेंट? सहारनपुर कमिश्नरी में कौन कौन से जिले हैं? मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर, ठीक है ना। मायावती के ज़माने में ये कमिश्नरी बनाया गया था, बाद में इसे बीच में हटा भी दिया गया था, लेकिन फिर बाद में उसके बाद इसे बना दिया गया, बहाल कर दिया गया, और अब ये आज भी कमिश्नरी टाउन है। इसके बराबर में मेरठ है, मेरठ भी कमिश्नरी है, ठीक है ना। तो कितने हैं? अब आप इसमें गूगल पे सर्च मत करिए, नहीं सर, फोन आ रहा होगा। हाँ, ठीक है। देयर आर 16 कमिश्नरी टाउन्स इन यूपी, ठीक है, और इनमें मेयर चुने जाते हैं। एक और बात है, खास बात, कि देखिए जो आपके नगर निगम हैं, इसमें ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्हें आप पार्षद कहते हो, ये 5 साल के लिए इनका चुनाव होता है, जिन्हें आप पार्षद कहते हो, हैं? अच्छा, जिन्हें आप पार्षद कहते हो, वो 5 साल के लिए उनका कार्यकाल है, और वो अपने वार्ड के लिए उनको जो है वो कुछ उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, और आम लोग जो हैं अपनी जो समस्याएं होती हैं दिन प्रतिदिन की, अपने पार्षद के पास ही जाके कहते हैं, और पार्षद ही से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी समस्याओं का समाधान करे, ठीक है। बहुत कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो महापौर के पास चले जाइए, मेयर के पास चले जाइए। ये तो चुने हुआ स्ट्रक्चर है, इलेक्टेड। इसके अलावा सरकारी अधिकारी भी हैं इसमें, नगर पालिका में, नगर निगम में, ठीक है। म्युनिसिपल कमिश्नर जैसे कहते हैं, वो सरकारी नुमाइंदा है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो भी वहां काम कर रहा है, उसके अंडर में पूरा ऑफिस काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दोनों चीजें साथ चलती हैं, ठीक है, फॉलो माय पॉइंट। तो इसलिए आप ये ना समझें कि नगर निगम जो है वो अकेला चुने हुए प्रतिनिधि ही चला रहे हैं उसे, उसको सरकारी विभाग जो है वो भी उसके साथ काम कर रहे हैं। नगर निगम के बाद में जो थोड़े कम जो और जिले हैं, जैसे मुजफ्फरनगर में आ जाइए आप, वहां नगर निगम नहीं है, वहां पर जो है उसको कहते हैं नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। वहां महापौर नहीं होता, ध्यान करिए, मेयर का पद नहीं है, बल्कि उनका अध्यक्ष होता है, चेयरमैन, नगर पालिका का चेयरमैन होता है, उसका भी चुनाव होता है जैसे मेयर का होता है, लेकिन उसका पद अलग है।
ठीक है। इसके बाद उससे भी निचला स्तर पे आ जाइए, हमारे जैसे मुजफ्फरनगर में ही हैं कस्बे हैं कुछ, है ना, तो उन कस्बों में से फॉर एग्जाम्पल खतौली उदाहरण ले लीजिए, तो खतौली गांव तो है नहीं, है तो कस्बा, शहरी इलाका है, सेमी अर्बन है। वहां पर जो है क्या होता है, उसको कहते हैं नोटिफाइड एरिया कमेटी। वहां पर जो है जो नगर पालिका है उसको या तो कुछ स्पेशल इस तरह के हैं जिनको वहां पर जो है वो नगर पालिका बना देते हैं, लेकिन ज़्यादातर नोटिफाइड एरिया कमेटी कहलाती है, और उनका भी स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही होता है जैसा कि नगर पालिका का होता है। ठीक है। इसके बाद एक और चीज है, जहां पर सैनिक छावनियां हैं, जहां पर सैनिक रहते हैं, आर्मी कैंटोनमेंट एरिया, उनका भी अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन है। जैसे मेरठ में कैंट है, मेरठ कैंट, आगरा में कैंट है, अंबाला में भी कैंट है। अंबाला तो यूपी से बाहर हो गया, चलिए उसकी बात नहीं करते। ठीक है। तो वहां जहां पर ये कैंट एरियाज हैं, ऐसे ही लखनऊ में भी कैंट है। ठीक है। तो जो कैंट एरिया हैं, जो छावनियां हैं, वहां पर छावनी परिषद बनाई जाती है, कैंटोनमेंट काउंसिल, और उनका भी इसी तरीके से चुनाव होता है, उनका भी इसी तरह से मैनेजमेंट होता है, उनका भी इसी तरीके से जो है वो क्या नाम है संचालन होता है। वहां पर आर्मी के नुमाइंदे भी नेचुरली उसमें रहते हैं, एक्स ऑफिशियो उसमें उनका भी क्या नाम है अपॉइंटमेंट किया जाता है। तो दे मैनेज देयर कैंटोनमेंट एरियाज। इसके अलावा कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो कि शहर भी नहीं है, कस्बे भी नहीं है, और आर्मी के भी एरिया नहीं है, लेकिन वहां पर भी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए आप हरिद्वार को जानते हैं? हरिद्वार में BHEL है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बहुत पुरानी संस्था है। उसमें एक शिवालिक नगर एरिया है। शिवालिक नगर जो है वो हरिद्वार में नहीं आता, जो उसके आसपास के उस और इलाकों में भी नहीं आता। वहां का एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी चुनाव होता है, स्पेशल एरियाज कहलाते हैं। ठीक है। ऐसे ही क्या नाम है भोपाल में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स है, मध्य प्रदेश में, वहां पर भी उनका जो है वो अलग उनका परिषद है। इसी तरह से इफ्को है, इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, उनकी जो टाउनशिप है, टाउन एरियाज कहलाते हैं, ये टाउनशिप्स कहलाती हैं, और ये टाउन एरिया कहलाते हैं, उनके भी एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। तो शहरों के मामले में मैंने आपको कई 4-5 तरह के आपको एग्जाम्पल्स दिए। ये सारे जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन आपको इस तरीके से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मिलेंगे। ठीक है। तो अब एक बात और भी है कि हम आज़ादी के बाद जो लोकल गवर्नमेंट का जो मैटर है, ये हमारे संविधान का पार्ट नहीं था। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अलग से प्रोविजन नहीं था, लेकिन 1992 में 1992 में 2 संशोधन हुए संविधान में, एक आर्टिकल एक क्या नाम है अमेंडमेंट 73 और एक अमेंडमेंट 74, 73 और 74। 73 तो जो है पंचायतों के लिए, और 74 जो है वो नगर पालिकाओं के लिए। तो 74th अमेंडमेंट के जरिए हमारे संविधान में इस तरह के नगर निकायों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए हैं, उनके लिए स्पष्ट रूप से व्याख्या की गई है कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, और उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है। वित्त कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर द मनी कम। इनको चलाने के लिए पैसा भी चाहिए ना। मोस्टली तो ग्रांट्स आती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है या सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलती हैं, लेकिन कुछ इनके अपने सोर्स ऑफ इनकम्स भी हैं। जैसे
ऑक्ट्रॉय जो चुंगी लगती है, उसका ज्यादातर हिस्सा जो है वो इनको मिलता है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, सीवर टैक्स, ये भी नगर निगम ही वसूलते हैं, लगाते हैं और वसूलते हैं, और ये इनकी आमदनी का जरिया है। ठीक है ना। इसके अलावा फिर भी अगर जरूरत पड़ती है तो ये ऋण भी ले सकते हैं, कर्जा भी ले सकते हैं, इनको इस तरह की सुविधा भी है। आपको मालूम है आपके सहारनपुर में एक बड़ा भारी स्कैम हुआ था। आपके नगर निगम के, उस जमाने में नगर निगम नहीं था, नगर पालिका ही थी, उसके चेयरमैन थे यही जो आपके नेता हैं इमरान मसूद, याद है आपको, थे कि नहीं? उनके समय में 40 लाख रुपया बैंक से जो है कर्जा लिया गया था और वो पर्सनल यूज के लिए लिया गया था, किसी सरकारी कार्य के लिए या पब्लिक के लिए नहीं था वो मामला। वो कहीं मकान खरीदना था, उन्हें क्या करना था, उसके लिए वो लिया गया था। और ये बात बाद में खुल गई, फिर वो पैसा वापस भी हुआ, लेकिन लिया ही क्यों गया, ये बात सारी खुल गई थी और उस पर काफी बड़ा जो है वो बवाल हुआ था। आपके शहर में इस तरह का हो चुका है, इस तरह की घटना है। बाद में कुछ लोगों ने जो है वो सब खोल खाल दिया और उसके ऊपर काफी हाय तौबा हुई। तो ये चीजें जो है ये फाइनेंशियल इर्रेगुलरिटीज कहलाती है, वित्तीय अनियमितताएं की श्रेणी में आती है। ठीक है। तो इस तरह से जो है वो लोकल, जब हम उसकी बात करते हैं, हाँ, इनके जो इश्यूज हैं वो क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पर ये काम करते हैं। देखिए, नेचुरली साफ सफाई, सैनिटेशन है ना, स्वच्छता इसमें आता है। इनका जो है वो सड़क भी आती है इनके लिए स्वास्थ्य भी आता है, इनके अपने हॉस्पिटल्स भी हैं कॉरपोरेशंस के, ठीक है ना, स्वास्थ्य भी आता है, ये उसके लिए भी प्रयास करते हैं। इसके लिए जो है, जो आपकी जो दिन प्रतिदिन की आपके जो जीवनचर्या से संबंधित समस्याएं हैं, वो ज़्यादातर आपका सॉल्यूशन जो है वो लखनऊ में नहीं होता, वो यहीं होता है, नहीं, ठीक है ना। आपकी बिजली की व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ठीक है, उनका मैनेजमेंट, उनका रखरखाव। अगर कहीं कोई, मान लीजिए आपका जो है कोई पोल पर आपकी बिजली का खंभा है और उस पर कोई खराबी आ गई, कोई उसमें जो है वो लाइट नहीं जल रही है, तो आप कहाँ शिकायत करते हो? नगर निगम में ना, है? आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हाइडल में तो नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था भी जो है नगर निगम की है। तो ऐसे जो इश्यूज हैं जिसमें फैमिली वेलफेयर है, परिवार कल्याण की बात आती है, महिलाओं के लिए जो है स्पेशल कुछ प्रोविजंस हैं, दलितों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जो हमारे कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए कुछ स्पेशल ड्राइव्स हैं, उस बच्चों की क्या नाम है एजुकेशन के लिए, शिक्षा भी इसके अंदर आता है, इनके स्कूल्स भी हैं, मैनेज करते हैं ये लोग, ठीक है। तो इस तरीके से नगर पालिकाएं जो हैं और नगर निगम इन क्षेत्रों में काम करते हैं। तो शहरों का तो हमने आपको बता दिया। अब आ जाइए आप ग्राम, क्या नाम है, पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया कि 1959 में हमारे देश में ये शुरू हुई और ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है इसका। इसमें क्या होता है, 3 देखिए लेयर्स हैं पंचायत में। सबसे पहला जो है गांव, विलेज यूनिट, इसकी विलेज। गांव के लेवल पर जो पंचायत है, अगर कोई गांव, देखिए नॉर्मली जो है एक पंचायत के अंदर एक ग्राम, एक विलेज पंचायत जिसे कहते हैं, विलेज लेवल पर उसमें 1500 से 2000 की पॉपुलेशन, जो एडल्ट पॉपुलेशन है वो कवर होती है। तो कुछ गांव अगर छोटे हैं तो उनको क्लब कर देते हैं, 2 या 3 में मिला के कर देते हैं, और अगर बड़े हैं तो एक ही गांव में 2 या 3 ग्राम सभाएं हो सकती हैं। तो गांव जो है उसमें सबसे पहला जो स्तर है, सबसे निचला स्तर है, उसमें सबसे पहला स्ट्रक्चर है ग्राम सभा।
विलेज असेंबली। और ग्राम सभा जो है इसके अंदर चुनाव नहीं होता, कोई इलेक्शन नहीं होता इसका। ये उनकी एक तरह से ये समझ लीजिए जैसे हमारी संसद है या हमारी विधानसभा है, उस तरह से है ये ग्राम सभा। इसमें उस गांव के रहने वाले सभी 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के स्त्री या पुरुष सभी डिफेक्टो मेंबर होते हैं, सब सदस्य होते हैं, यानी 1,500-2 हजार की ये सभा होती है, कोई इलेक्शन नहीं होता इसका, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है ग्राम पंचायत, गांव की पंचायत। ये पंचायत जो है यूं समझ लीजिए जैसे गांव की सरकार है, जैसे हमारा मंत्रिमंडल है, यानी ग्राम सभा जो है वो तो लेजिस्लेचर हो गई, विधायिका हो गई, कानून बनाने वाली संस्था हो गई, और ग्राम पंचायत जो है वो हमारी मंत्रिमंडल हो गया। तो लोग जो गांव के लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं वो ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए करते हैं। चुनाव जो है ग्राम पंचायत का होता है। आमतौर पर 15, 20, 25 सदस्य इसमें जो हैं चुने जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, और इसका चुनाव होता है। और एक बात और ध्यान कर लीजिए कि ग्राम पंचायत के चुनाव में हमारे देश में 33% महिलाओं का आरक्षण लागू है, केवल हिंदुस्तान में और कहीं नहीं है लागू। 33% विमेन का रिजर्वेशन न तो आपका जो है संसद में लागू है, ना आपकी विधानसभाओं में लागू है, लेकिन पंचायत में है 33.3%, यानी 1/3 जो है उसमें जो चुनाव होंगे, चुने जाएंगे। अगर 30 चुने जाने हैं तो उसमें 10 महिलाएं होंगी, ठीक है। ऐसे ही ग्राम में ग्राम का प्रधान होता है, उसका भी चुनाव होता है, उसके आरक्षण है इसमें। और आरक्षण के साथ एक और खास बात है कि आरक्षण जो है चक्रानुसार है, साइक्लिक है। एक बार यहां होगा, दूसरी बार कहीं और होगा। तो एक ही सीट पर जो है वो हमेशा आरक्षण नहीं रहेगा, वो बदलता रहता है, इट रोटेट्स, ठीक है। अब बड़ी मजे की बात यह है इसमें, मैं आपको बताऊं आगे बढ़ूं इससे पहले, कि हमारे यहाँ संविधान में, क्योंकि हम अब ये आर्टिकल 73 अमेंडमेंट 73 से जो है गवर्न हो रहा है, हमें संविधान में महिलाओं के लिए आरक्षण भी कर दिया, पंचायत व्यवस्था में प्रधान भी बना दी, लेकिन प्रैक्टिकली स्थिति कुछ अलग है। सिद्धांत में तो ये है जो मैं बता रहा हूं आपसे, लेकिन व्यवहार में स्थिति बिल्कुल उलट है। हाँ, वही बिल्कुल। अब क्या होता है, अरे क्या, वही मैं बता रहा हूं, प्रधान पति एक नया पद बना लिया जो कहीं कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। यानी जो लेडी प्रधान बन गई, अब मजबूरी है कि औरतों को खड़ा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि वो रिजर्व सीट है महिला के लिए, तो प्रधान तो वो बन जाएगी। लेकिन प्रधान बनने के बाद उस बेचारी को तो घर बैठा देंगे, और उनके जो हस्बैंड हैं वो प्रधान बन गए, और उन्होंने एक नया पद बना दिया, प्रधान पति। ये कौन सा पद है भाई, क्या होता है, लेकिन चल रहा है। और गांव के जितने भी कार्य हैं वो प्रधानपति कर रहे हैं, उनकी पत्नी जो है वो तो घर पे जब लाके उनके सारे कागजों पे साइन कर रही है बस, क्योंकि साइन तो वही करेंगे, ठीक है कि नहीं, सिग्नेचर तो उन्हीं के होंगे पत्नी के, लेकिन वो करेंगे वो जो पति कहेंगे। तो चाची ऐसे कर रहे हैं, घर बैठे काम करती हैं। अब ये अगर आप देखो इस चीज का विरोध नहीं करोगे आप, तो ये होता ही रहेगा। ये बहुत गलत चीज है। सरकार ने आपको इतनी बड़ी सुविधा दी है, इतना बड़ा आपको अधिकार दिया है, आप उसको जो है गंवा रहे हैं ऐसे ही, केवल इसलिए क्योंकि साहब आप विरोध नहीं कर सकते। आवाज उठाइए ना, अभी 21वीं सदी है, किस बात का डर है? हस्बैंड क्या कर लेगा तुम्हारा?
हैं? हाँ तो चाचा ने जो है उनको दबा रखा है। मतलब कमाल है, चाचा जो है वो मौज ले रहे हैं और चाची जो है गड़बड़ी उतना जो है दस्तखत कर रही है। दिस इज वेरी बैड, वेरी वेरी बैड। बहुत अफसोसजनक बात है। पंचायत राज व्यवस्था में एक बड़ी भारी कमी है। एक और कमी है, ये तो कमी मैंने बताई आपको, एक और कमी है। ग्राम पंचायत के चुनाव में जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं नहीं है। अरे भाई, ग्राम पंचायत के चुनाव डिक्लेयर हुए नहीं और हलवाई लग गए। घर घर मिठाइयां बंट रही हैं, जितने कैंडिडेट हैं सबकी तरफ से दावत खाओ। ये क्या हो रहा है? अभी एमएलए का चुनाव है, तुम्हारे घर में यार कोई कुछ देने नहीं आया ना अभी तक तो, है ना? लेकिन गांव में स्थिति बिल्कुल अलग है। फल फ्रूट मिठाई दावत हो रही है बाकायदा, और इससे भी खा रहे हैं उससे भी खा रहे हैं, उससे सबको जो है वो आप हाँ हाँ कर रहे हैं। लोग भी चालाक हैं, खाने को मिल रहा है तो भाई तू भी खिला, तू भी खिला, तू भी खिला। देखेंगे हम किसको वोट देंगे? वोट तो एक को देंगे, सबको तो नहीं देंगे। और इतना मॉरल नहीं है कि भैया जिसको नहीं देंगे उस तरह खाएं। इतना मॉरल तो नहीं है ना, खाएंगे सबका। तो ये भ्रष्टाचार को जन्म दे रहा है। जो आदमी इतना पैसा खर्च कर रहा है, रोज दावतें आयोजित कर रहा है, जो कैंडिडेट खड़े होने पे, जिसका जो है इतना ज्यादा जो है भंडारा चल रहा है, भाई उसको निकालेगा कि नहीं निकालेगा? जब वो चुन जाएगा। जो हार गए बेचारे वो तो किस्मत उनकी तो खराब है ही, उनका तो पैसा डूब गया। लेकिन जो जीत गए वो भी पैसा निकालेगा। एंड फ्रॉम हियर द करप्शन स्टार्ट्स। पंचायत व्यवस्था थ्योरी में क्या है और प्रैक्टिस में क्या हो गई, और ये चीज बढ़ती जा रही है, घट नहीं रही। हर नए पंचायत के चुनाव के साथ ये समस्या और ज्यादा बढ़ रही है। और हम जो है बिल्कुल एक तरह से हेल्पलेस होके इस सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, सह रहे हैं और उसका पार्ट बन रहे हैं। कोई आवाज नहीं उठ रही। खाने को मिल रहा है तो मौज करते हैं, फ्री का है। कभी आपकी कॉन्शियस अलाउ करती है, सोचती है क्या हो रहा है ये, तो क्यों बांट रहे हैं और क्यों हम खा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये जो पंचायत का जो चुनाव है, इसमें जो एक मतलब खासकर गांव का जो चुनाव है, उसमें जो ये कमी है, ये हम इसका जो है वो मेरी एक स्टूडेंट है, अभी तो वो बड़ौत में जिला पंचायत अधिकारी बनी हुई है, ऑफिसर है वहाँ, और उसने पीएचडी की थी मेरे साथ, और पीएचडी ग्राम इसी पंचायत के ऊपर पंचायत राज व्यवस्था पे की थी, और उसमें महिलाओं की भागीदारी का जो है इशू था। और मध्य प्रदेश से उसके एग्जामिनर आए थे तब, और मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में सब कराया था। वो अब भी मुझसे अपना कॉन्टैक्ट बनाए रखती है बेचारी, तो वो भी बड़ी परेशान होती रहती है। अब वो सरकारी ऐसा है ना, जैसे कि मैंने आपको कहा कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, म्यूनिसिपलिटी में एक तो ये होते हैं और दूसरे सरकारी कर्मचारी भी होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं। तो ऐसे ही पंचायतों में भी सरकारी अधिकारी होते हैं। तो वो जिला पंचायत अधिकारी है वहाँ पर बड़ौत में इस समय पोस्टेड। तो मुझे वो उससे जो है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि पंचायत किस तरह वर्क करती हैं, और बड़ी दुखी होती रहती है वो कि सर मैं क्या करूँ। मैंने कहा क्या करेगी तू, बताइए बता, जब ये लोग ही नहीं मानते तो। हाँ, तो इस तरह से ये दूसरी चीज़ है ग्राम पंचायत, जहाँ पर इस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है। तीसरा इसमें होता है न्याय पंचायत। एक और इसमें इलेक्शन होता है न्याय पंचायत का। इसमें आमतौर पर 5, जिसे पंच परमेश्वर कहते हैं ना, जो हाँ गांव में जो पंचायत बैठती है और जिसमें जो है वो न्याय करते हैं, जो लोकल इश्यूज आते हैं उनके ऊपर जो क्या नाम है चर्चा होती है और उसके ऊपर जो निर्णय दिए जाते हैं, उसमें जो है हाँ जी, उसमें पंच परमेश्वर वाला जो सिस्टम है वो क्या नाम है, उसके लिए न्याय पंचायत है, जिसमें आमतौर पर थोड़ा सा जो न्याय के बारे में पढ़े हुए हैं, जो LLB वगैरह कर रखी है, ऐसे लोगों को, जो शहर गाँव के रहने वाले उनको, लेकिन वो भी चुनाव होता है। हाँ है जी,
अच्छा पढ़ा है तो तुम बन जाना इलेक्शन में खड़े हो जाना, लेकिन वहाँ मिठाई खिलानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारी चाची जब सारा कुछ बर्दाश्त करनी है तो तुम्हें भी करना पड़ेगा। नहीं डिपार्टमेंट क्यों है, ये इन्होंने सरेंडर कर दिया इसमें, क्यों किया सरेंडर, क्या मतलब है सरेंडर? अरे क्या नाम है प्रधान वो हैं और अधिकार का प्रयोग उनका कोई और कर रहा है, चाहे उनका पति ही क्यों ना हो, क्या मतलब है? लेकिन आप करने दे रहे हैं, ये आपकी कमी। चलिए, तो ये तो ग्रामीण स्तर पर है। हाँ, ये देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ग्राम पंचायत गांव की जो न्याय पंचायत है वो सुन सकती है इश्यूज को, उनके ऊपर जो है निर्णय दे सकती है, लेकिन किसी को सजा नहीं दे सकती। ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना लगा सकती है उनके ऊपर, 50 रुपया 100 रुपया, अब तो थोड़ा बढ़ गया है, इतना बस जुर्माना लगा सकती है, लेकिन उनको ये नहीं है कि जेल कर दे। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य आपको मैं बताऊं, इसमें न्याय पंचायत की, जब हम पंचायत की बात करते हैं तो इतनी बुरी स्थिति है इस देश में कि यहाँ पर आप अक्सर ऐसी आपको सूचनाएं मिलती रहती होंगी, इस तरह की खबरें कई बार छपती हैं कि पंचायत जो है बहुत ही अजीबोगरीब निर्णय देती है। किसी को कोड़े मार दो, किसी को जो है किसी की जो है वो हत्या ही कर दो, इस तरह की बातें भी होती हैं कि साहब अक्सर जो है वहाँ लड़के लड़कियों वाले केस हो जाते हैं कि लड़की लड़के के साथ भाग गई। अब साहब उसके ऊपर जो मुकदमे चलते हैं वहाँ गाँव में, ओहो भगवान जाने किस तरह के निर्णय आते हैं, इतने अमानवीय निर्णय होते हैं। और वो क्या कहते हैं, अरे हम तो जो है साहब हिंदुस्तान का कानून थोड़ी मानेंगे, ये तो हमारी पंचायत का कानून है, हमारे खाप का कानून है, हम तो उसके हिसाब से निर्णय दे रहे हैं। तो ये गांव की जो न्याय पंचायतें हैं, इनको इन सब चीज़ों से मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड स्टेज जो है वो ब्लॉक है।